चलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा, हमारा कैश बुक चैप्टर चल रहा है बेटा, और कैश बुक में कल हमने 2 कॉलमनर कैश बुक बनाना सीखा था। और नो डाउट एक बात को आप पकड़ के चलें, आपको अगर जर्नल एंट्रीज आती हैं तो आप इजीली चैप्टर सीख जाएंगे, लेकिन जर्नल एंट्री में अगर डाउट है, जर्नल एंट्रीज में अगर दिक्कत है, तो फिर चैप्टर में भी दिक्कत आएगी। तो मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक जो बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, लाइक बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, वो आपको सिखा रहा हूँ। यही बात समझ में, हालांकि हमारा सबका पढ़ा हुआ है बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन, लेकिन एक बार वापस से देख लें आप बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन को, और राइट उनको नोट डाउन भी कर लें, सीख लें, क्योंकि कैश बुक बनाते समय बैंक से रिलेटेड एंट्रीज आपके काम में आएंगी। तो देख लीजिएगा एक बार बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपन, फटाफट से एक बार रिव्यू ले लें, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, आपके जो डाउट्स बाकी है वो देख लेंगे। राइट, बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। तो सबसे पहले बात करें हम बैंक अकाउंट की नेचर की बात करें, बैंक अकाउंट की नेचर क्या कहलाएगी आपकी? पर्सनल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? और बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सनल है, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सनल है, आइदर रिसीवर होगा या गिवर होगा, या तो बैंक रिसीवर होगा या गिवर होगा। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सनल है, बैंक या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा, आइदर रिसीवर और गिवर होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ट्रांजेक्शन हमारी यहां पर आती है बेटा, पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराए, बैंक को दिए, राइट, ₹10,000। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना बेटा बीच में। डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000, हाँ या ना? और opened a current account, opened a current account through deposited into bank ₹10,000, राइट। आपने एक करंट अकाउंट ओपन किया बैंक में 10,000 रुपए जमा कराकर, बैंक में 10,000 रुपए जमा कराकर आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है। तो हम बोलेंगे बेटा क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? हमने कहा कैश जा रहा है, हमने कहा क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, राइट, आया ना? और क्या एक्सपेंसेस, क्या इनकम? हमने कहा कुछ भी नहीं है। हु इज द रिसीवर? बैंक रिसीवर। देन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। सबसे पहले क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या एक्सपेंसेस, क्या इनकम। कौन रिसीवर है, कौन गिवर है? हमने कहा यहाँ पर आपका बैंक क्या कहलाएगा? रिसीवर कहलाएगा। बैंक क्या कहलाएगा बेटा? रिसीवर कहलाएगा। नहीं बात समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप। हाँ, यस, कौन? स्वास्तिका आज यहाँ पर, अच्छा, वेरी गुड। तो चलिए देखिएगा, हमने कहा क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, हमारे पास में कैश जा रहा है, क्या एक्सपेंसेस, क्या इनकम, कुछ भी नहीं है। हु इज द रिसीवर? बैंक रिसीवर है। देन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। नो डाउट हम जनरल एंट्रीज पढ़ रहे बेटा, तो हम अमेरिकन अप्रोच को यूज नहीं करेंगे, हम डबल एंट्री सिस्टम से ही चलेंगे। उसके हिसाब से तो बैंक एसेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बैंक एसेट्स कहलाएगी। नहीं बात समझ में आया ना? तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, सेकेंड ट्रांजेक्शन, विड्रू, विड्रू फ्रॉम बैंक, withdrew from bank for office use ₹5,000। आपने बैंक से ऑफिस यूज के लिए निकाले ₹5,000। withdrew from bank for office expense, for office expense, आपने ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए निकाले ₹5,000। और अगर इतना सा भी कह रखा है कि withdrew from bank, withdrew from
बैंक, राइट, आया ना? तो भी हम यही बोलेंगे कि हमने बैंक से पैसा निकाला है और ऑफिस यूज के लिए निकाला है, राइट। हम देखो बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे कैश बुक चल रही है। क्या चल रही है? कैश बुक चल रही है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। तो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? कैश आ रहा है। क्या जा रहा है? क्या जा आ रहा है? कैश आ रहा है। और क्या एक्सपेंसेस है? हमने कहा कुछ भी नहीं है। देखो आपने एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकाला है, एक्सपेंसेस किया नहीं है। एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकाला, एक्सपेंसेस किया नहीं है। तो हमने कहा क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? कैश आ रहा है। क्या एक्सपेंसेस, क्या इनकम? कुछ भी नहीं है। हु इज द रिसीवर, हु इज द गिवर? बैंक गिवर कहलाएगा। तो यह एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट बीआर टू बैंक अकाउंट। यही बात समझ में? कैश अकाउंट बीआर टू बैंक अकाउंट। इसमें कोई कंफ्यूजन? मदन कोई डाउट नहीं है ना? तो चलो आगे देखें, हम फटाफट से नोट कीजिएगा इसको, जल्दी से नोट करते हुए चले बेटा इसको। चलिए नेक्स्ट देखें, मिटा दूं प्रकाश? हाँ, फास्ट नोट भी करते हुए चला, जल्दी जल्दी नोट करते हुए, क्योंकि 1 घंटे में खत्म नहीं होगी बैंक में ट्रांजेक्शन। 2 2 दिन लग जाते हैं इसमें, जल्दी करो, फास्ट। जिनके ऑलरेडी नोट है कोई दिक्कत नहीं है, समझे। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो लिखते जाए। हाँ वही। हाँ ज्यादा होंगे। डन दक्ष? चलो चिराग कर लो बेटा, जल्दी कर लो, लिख लो, जल्दी लिख लो। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है देखिएगा यहाँ पे। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड थ्रू चेक। आपने एक्सपेंसेस क्या करे? पे किए थ्रू चेक, जो भी अमाउंट है, राइट। हाँ है ना? आपने अपने एम्प्लॉइज की सैलरी, बिल्डिंग का रेंट, कमीशन वगैरह ये सब चेक से पेमेंट किया है। तो हम बोलेंगे क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? अब आप बोलोगे कि सर चेक जा रहा है। तो चेक के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो चेक है ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। क्या है ये? इसका अकाउंट नहीं खुलता है। और दूसरी बात, ये वो चेक है जो हमें बैंक से मिला था, हमारे बैंक ने दिया था हमको, और एक नहीं दिए थे, बहुत सारे दिए थे, चेकबुक दी थी पूरी की पूरी। और वो चेकबुक पूरी की पूरी खाली है, और हमने उसके आने की कोई भी एंट्री, तो जब हमने उसके आने की कोई एंट्री नहीं करी तो हम उसके जाने की भी कोई एंट्री नहीं करेंगे, तो चेक का अकाउंट नहीं खोलते हैं। तो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? चेक जा रहा है, तो चेक का अकाउंट नहीं खोलेंगे, आप उसके लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब आ जाएगी क्या एक्सपेंसेस, क्या इनकम। तो जो भी आपने पेमेंट किया है, सैलरी, रेंट, कमीशन, जो भी एक्सपेंसेस आपने पेमेंट किया है, राइट, एक्सपेंसेस अकाउंट दिया, एक्सपेंसेस अकाउंट। एंड हु इज द रिसीवर, हु इज द गिवर? हमने कहा बैंक गिवर है। पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा। पेमेंट कौन करेगा बेटा? बैंक करेगा। यही बात समझ में मनन? हाँ या ना? हाँ, पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा। पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए आप। परचेजेस, परचेजेस वर
made and payment were made through check. आपने परचेजेस की और पेमेंट किसके थ्रू किया? और मेड बाय चेक। आपने गुड्स खरीदा, परचेजेस वर मेड एंड पेमेंट वर मेड बाय चेक। आपने गुड्स खरीदा और पेमेंट भी किससे किया? चेक से किया। तो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? हमने कहा गुड्स आ रहा है। इस बार हम क्या बोलेंगे? क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? गुड्स आ रहा है। तो परचेजेस अकाउंट दिया। क्या एक्सपेंसेस, क्या इनकम? कुछ भी नहीं है। क्या एक्सपेंसेस, क्या इनकम? कुछ भी नहीं है। हुज द रिसीवर, हुज द गिवर? तो हमने कहा बैंक गिवर। जब आप चेक से पेमेंट करोगे तो पेमेंट कौन देगा? बैंक देगा। तो बैंक गिवर कहलाएगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे? परचेजेज अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, राइट। 5,000 जो भी अमाउंट है। गुड्स परचेज एंड पेमेंट वर मेड बाय चेक। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गुड्स परचेज एंड पेमेंट वर मेड बाय चेक। अब आगे देखिएगा, अ कस्टमर directly deposited in our बैंक अकाउंट। एक कस्टमर ने सीधे हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दिए, सीधे। अब देखो आजकल का जो ऑनलाइन का सिस्टम है आपको सबको पता है, राइट। हम किसी को भी पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। और पहले तो क्या होता था, अगर कस्टमर जमा करा रहा तो आपके बैंक में जाकर पैसा जमा करता था, हाँ या ना? पहले क्या होता था, बैंक में जाकर कस्टमर पैसा जमा करता था नहीं करता था, हाँ या ना? तो हम क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे कि एक कस्टमर ने सीधे हमारे बैंक अकाउंट में क्या कर दिया, पैसा डिपॉजिट करा दिया, बैंक में सीधे डिपॉजिट करा दिया। तो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? हमने कहा कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं जा रहा, लेकिन सीधे कस्टमर ने बैंक में जमा कराया ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जा रहा है? हमने कहा बिजनेस में तो कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं बिजनेस से कुछ। क्या एक्सपेंसेस, क्या इनकम है? क्या एक्सपेंसेस, क्या इनकम है? कुछ भी नहीं है। पैसा आना इनकम हो गया क्या? देखो पैसे का आना और इनकम होना, कमाना, दोनों में रात दिन का अंतर है। प्रॉफिट होना अलग चीज है, पैसा आना अलग चीज है। इन आवर बैंक अकाउंट, देखो आज मेरे को ये बोले कि कोई कि सर 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करना है, चलो 1 करोड़ ज्यादा हो गया, कम कर लो, 1 लाख रुपए का इंतजाम करना है एक दिन में शाम तक, मेरे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं है, राइट। 1 लाख रुपए कहीं ना कहीं से अपन इंतजाम कर लेंगे, राइट। क्योंकि वो क्या है बेटा, कैश है, तो हम उसका इंतजाम कहीं से भी कर सकते हैं। आज हो सकता है हमारे पास में कहीं पैसा पड़ा हो या किसी दोस्तों से उधार लेकर भी हम उसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि सर आपको 1 लाख रुपए कमाने एक दिन में, मैं कहूँगा पागल हो गया क्या? तो कमाना अलग चीज है, कैश अलग चीज है। पैसे का आना कभी भी ये नहीं होता कि हमने कमाया, इनकम ही हमारी, यही बात है। हाँ, इससे लेना था, कस्टमर से पैसा लेना था, उसने हमारे सीधे बैंक अकाउंट में क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। कस्टमर ने सीधे हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। तो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं जा रहा। क्या एक्सपेंसेस, क्या इनकम? कुछ भी नहीं है। हु इज द रिसीवर? बैंक रिसीवर है और कस्टमर कौन है? तो बैंक अकाउंट डीआर टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, जो भी उसका नाम होगा XYZ ABC तो लिख देंगे यहाँ पे, बैंक टू राम, बैंक टू श्याम। यही बात समझ में खुशी? हमने सबसे पहले ही करा, तो क्लास में रहता है, कहाँ रखा है? सबसे पहले ही लिखा मैंने, बैंक की नेचर क्या होगी, पर्सनल। साथ के साथ पर्सनल में मैंने क्या बताया प्रखर, आर्टिफिशियल पर्सनल। याद है उस दिन पर्सनल अकाउंट को क्लासिफिकेशन किया था? पर्सनल अकाउंट को अपन ने क्या करा था, 3 पार्ट में क्लासिफाइड कर रखा है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो आर्टिफिशियल पर्सनल होता है, बैंक क्या होगा, या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। लिखा है सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले अकाउंट की नेचर लिखी है, राइट। जिसको देखकर दक्षता इंटेंशन में आ गया था।
है ना। हाँ मतलब सोचना तो पड़ेगा ना। ठीक है ना, क्योंकि बैंक की नेचर क्या है बेटा, पर्सनल है, राइट। और हमने जितनी भी एंट्री सीखी है सारी की सारी डबल एंट्री सिस्टम से सीखी है। अमेरिकन सिस्टम में एंट्रीज बनाई नहीं जाती है, अमेरिकन सिस्टम में एंट्रीज बनाई नहीं जाती है, राइट। आज हमारे स्कूल्स में बोलते हैं कि लाइक हम अमेरिकन सिस्टम के रूल्स यूज करके एंट्रीज बना रहे हैं, तो अमेरिकन सिस्टम में तो एंट्रीज बनाई नहीं जाती है। अब आप रूल्स यूज करके डेबिट क्रेडिट कर सकते हो, उसको एंट्री के फॉर्मेट में पुट कर सकते हो, राइट। बट वो एंट्रीज बनती किस सिस्टम से, डबल एंट्री सिस्टम से, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 6 ट्रांजेक्शन। बैंक बैंक paid our expenses, bank paid our expenses on our standing order or on our behalf। बैंक ने हमारे खर्चे हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर दिए, हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग पेमेंट कर रखे। जैसे कुछ हमारे खर्चे क्या होते हैं बेटा, फिक्स होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जो कि आपको मंथली, क्वार्टरली, एनुअली पेमेंट करने ही, और नहीं करोगे तो पेनल्टीज लग जाएंगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो गए, मोबाइल्स के बिल्स हो गए, टेलीफोन्स के बिल्स हो गए, वाटर डिपार्टमेंट का बिल हो गया, इंश्योरेंस पेमेंट्स हो गए, आप अपने बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज है उनका इंश्योरेंस करवा रहे हो, उनके पेमेंट हो गए। अब अगर आप ये टाइम पर नहीं चुकाओगे ना तो पेनल्टीज लग जाएंगी। या जैसे इंश्योरेंस नहीं चुकाया तो लैप्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आपको ये टाइम पर चुकाना, तो हमने सबको कह रखा है कि भाई सारे बिल कहाँ पहुंचाना, बैंक में, मेरे पास मत पहुंचाना। और बैंक को ऑर्डर दे रखा है कि सारे बिल आप पेमेंट करोगे, उनको रिटर्न में एक ऑर्डर दे रखा हमने, हाँ है ना। तो बैंक आपका पेमेंट करता है। पर आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है। आज अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, राइट, या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, तो आप इंटरनेट बैंकिंग में क्या करें, आप डेटा फीड कर दें, ये इंश्योरेंस पेमेंट है, ये पॉलिसी नंबर है, ये इंश्योरेंस कंपनी है, इस डेट पे पेमेंट जाना है, इतना डाल के रखो अपने आप अकाउंट से। आपको अपना D2H का रिचार्ज करना है तो आप अपने D2H का सब्सक्राइबर नंबर डाल के रखो, कंपनी डाल के रखो, अमाउंट डाल के रखो, अपना आप ही बैलेंस क्या हो जाता है, डिडक्ट। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं है बात समझ में। तो हम क्या बोलेंगे, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे भी कुछ आ रहा है जा रहा है क्या बिजनेस से, तो बिजनेस से आना जाना चाहिए। अब आप बोलोगे सर पैसा जा तो रहा है, हमने कहा बिजनेस से नहीं जा रहा है, ये बिजनेस के बैंक अकाउंट से जा रहा है, बैंक गिवर है। बिजनेस से ना तो कुछ आ रहा है, बिजनेस से ना कुछ, बिजनेस में ना तो कुछ आ रहा है, बिजनेस से ना तो कुछ जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या एक्सपेंसेस है, जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एंड हु इज द रिसीवर, हु इज द गिवर, बैंक गिवर है। देन एंट्री विल बी एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। नहीं आई बात समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट, नोट कीजिएगा, अभी बहुत सारे ट्रांजेक्शन बाकी है। हो गया मनन, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रखर तनिष्क नोट कर रखे ना ऑलरेडी, है ना। चलो आइए आगे देखिए, बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस, बैंक कितना नंबर हो गया था ये, 7। बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस, अच्छा बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए जो भी। अब एक सिस्टम होता है बैंक का, अगर उसको आपको कुछ देना होता है तो वो ये बोलता नहीं है कि आपका इंटरेस्ट बनाए ले जाइए, आपके अकाउंट में क्या कर देता है, डिपॉजिट, वही जमा कर देता है, खुद ही रख लेता है एक तरीके देखा जाए तो, हाँ है ना।
और अगर उसको कुछ चाहिए होता है तो ये बोलता नहीं है कि आप अपना इंटरेस्ट जमा कराइए या बैंक चार्जेस जमा कराइए, आपके अकाउंट में से सीधे क्या कर देता है, उड़ा देता है, डिडक्ट कर देता नहीं कर देता है। तो बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, बैंक ने चार्ज किए बैंक चार्जेस फॉर गिविंग द सर्विसेज। आज जैसे बैंक ने चेकबुक इशू करी तो चार्जेस लगा दिए, हाँ या ना, राइट। कोई, हाँ बोलो। अगर वो अपने आप ही लगा देते फिर हमको भी पता चलेगा कि इन्होंने चार्ज लगाया। जब हम जाते हैं हर महीने बैंक से स्टेटमेंट लेने, हर महीने या हर 10 दिन में, हर 15 दिन में बैंक से स्टेटमेंट लेकर आएंगे, पासबुक में एंट्री करवा के आएंगे, तो उसमें नजर आएगा बैंक चार्जेस, उसको देखकर हम एंट्री करेंगे, वो भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। आज बैंक की जो पासबुक है, बैंक स्टेटमेंट है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है इस बात का कि बैंक ने क्या लगाया है, बैंक चार्जेस लगाया। हाँ या ना, बैंक ने क्या दिया है, ब्याज दिया है, बैंक ने क्या लगाया है, ब्याज लगाया है, इंटरेस्ट लगाया है, वो भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करता है। करता नहीं करता है, उसको तो कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता कि उसको कुछ गलत लिखा हो, तो बैंक ने लिख के दिया है। आया ना, तो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं जा रहा। क्या एक्सपेंसेस है, क्या एक्सपेंसेस है, बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ये नॉमिनल हो गया, क्या हो गया ये नॉमिनल हो गया, बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ये नॉमिनल हो गया। आया ना, यही बात समझ में। कौन रिसीवर है, कौन गिवर है, अच्छा बैंक गिवर है, रिसीवर है, बैंक गिवर भी है और बैंक रिसीवर भी है, खुद ने ही दिए, खुद के पास रखिए। हाँ या ना, हमें दिया क्या कैश में, लेकिन यहाँ पर देखो डेबिट तो हो चुका है, हमें तो क्रेडिट ढूंढना है। डेबिट पे तो नॉमिनल पहले ही जगह ले चुका है, हमें तो क्रेडिट ढूंढना है, तो क्रेडिट तो हम उसको डेबिट नहीं करेंगे, बैंक को हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, यही बात समझ में। हाँ या ना, तो एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही बात समझ में। हाँ या ना, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखो एंट्री अपन जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, ये तो आप कैश बुक बना रहे हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में मैंने आपको बता दिया, डेबिट साइड रिसिप्ट साइड है, क्रेडिट साइड क्या है, पेमेंट साइड है। तो जितने भी खर्चे हैं आपको पेमेंट साइड लिखनी है, जितनी भी रिसिप्ट है आपको रिसिप्ट साइड लिखनी है। कैश से किया है तो कैश कॉलम में, बैंक से किया है तो बैंक कॉलम है। लेकिन ये रेक्टिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, रखने वाला तरीका। हमको तो एंट्रीज आनी चाहिए, राइट। गलती से अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आ जाए जिसको बिना एंट्री के हम फिलअप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत आएगी। हाँ या ना, तो आपको एंट्रीज आनी चाहिए, एंट्रीज बनाने आनी चाहिए जितनी भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। बैंक बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन आवर अकाउंट, बैंक ने हमारे अकाउंट पर इंटरेस्ट दिया। हाँ है ना, तो वही बात है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं जा रहा। क्या एक्सपेंसेस, क्या इनकम, इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया, सॉरी दिया नहीं है, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन आवर अकाउंट नॉट अलाउड, तो इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट चार्ज किया तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट, ये एक्सपेंसेस हो गया आपका, नॉमिनल हो गया। कौन रिसीवर है, कौन गिवर है, बैंक क्या कहलाएगा, गिवर कहलाएगा। देखो रिसीवर भी है, लेकिन एज ए गिवर क्रेडिट करना, एज ए रिसीवर डेबिट, क्योंकि डेबिट पे ऑलरेडी नॉमिनल प्रायोरिटी ले चुका है, नॉमिनल पहले आ चुका है। फर्स्ट प्रायोरिटी टू रियल, सेकंड प्रायोरिटी टू नॉमिनल, थर्ड प्रायोरिटी टू पर्सनल। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या आ रहा है, क्या, फिर क्या देखेंगे, क्या एक्सपेंसेस, क्या, फिर क्या देखेंगे, कौन रिसीवर कौन गिवर। हाँ बोलो। बैंक इंटरेस्ट को अलाउ करता है, चार्ज करता है ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज पर, ओवरड्राफ्ट पे लोन लिया उस पर बैंक इंटरेस्ट लगाएगा। हाँ या ना, बैंक अलाउड इंटरेस्ट टू अस, बैंक ने हमें ब्याज दिया इस बार, चेष्टा, बैंक ने हमें ब्याज दिया है, राइट। तो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है बेटा, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं जा रहा। क्या एक्सपेंसेस, क्या इनकम,
इंटरेस्ट क्या कहलाएगी हमारी, इनकम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इनकम। तो इंटरेस्ट हमारी इनकम कहलाएगी, हाँ या ना। एंड हु इज द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, बैंक रिसीवर है। देन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये बात समझ में। हाँ, बैंक रिसीवर भी होगा और गिवर भी होगा। ब्याज दिया है, खुद ने ही रख लिया, राइट। तो हमें ऐसे गिवर क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि गिवर पे तो ऑलरेडी इंटरेस्ट आ चुका है। आपको रिसीवर, एज ए रिसीवर उसको डेबिट करना है, ठीक है। अच्छा, जर्नल एंट्रीज लगभग सभी के स्कूल्स में हो चुकी होंगी ना, हो गई, राइट। इस तरीके से जैसे हम करते हैं, किनके स्कूल्स में सिखा रहे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम। ये रूल्स यूज कर रहे हैं ना बेटा। हाँ, तो एक चीज ध्यान देना, अकाउंट्स की नेचर पता होनी चाहिए हमें। सिर्फ रूल, 3 रूल एक दिन अपन ने पेज पे लिख दिए तो उसका मतलब वो रूल यूज नहीं हो रहे। हर ट्रांजेक्शन्स में आप उन रूल को यूज करके देखें भी तो सही। नहीं है बात समझ में, आप उन रूल्स को यूज करके देखें भी तो सही, रूल्स यूज हो रहे नहीं हो रहे, हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, समझ में की बात। एक तो हमने सिर्फ पहले दिन लिख दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द ऑल इनकम्स एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसके बाद जितने भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, एंट्री बना रहे हैं, हमने एक भी जगह उसको यूज किया ही नहीं, तो वो यूज करना थोड़ा कहलाएगा, राइट। हर क्वेश्चन में आपको पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, रियल को। सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है, और थर्ड प्रायोरिटी देंगे किसको, पर्सनल को देंगे, ठीक है। रिद्धिमा, समझ में आ रहा बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तेरे को नहीं पता ये, इसको सिखा रहा है तू सीख रहा है? हमको ना एक दूसरे को बता रहा है। नहीं, इसको सिखा रखा मैंने। तो बैंक अलाउड इंटरेस्ट टू अस, बैंक ने हमें क्या दिया, ब्याज दिया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स ऑन आवर सिक्योरिटीज। आज हमारे इन्वेस्टमेंट है, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, डिवेंचर्स खरीद रखे हैं, बॉन्ड खरीद रखे हैं, वो हमारी सिक्योरिटीज कहलाती हैं। क्या कहलाती है, हमारी सिक्योरिटीज कहलाती है, इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। अब हमने बैंक को क्या कर रखा है, इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इन पर हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम मिलेगी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की इनकम मिलेगी, राइट, हाँ है ना। ये आप कलेक्ट कर लें, तो बैंक को कलेक्ट करके सीधे हमारे अकाउंट में क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, जमा कर देता है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, बिजनेस में ना तो कुछ आ रहा है ना बिजनेस से कुछ, क्या एक्सपेंसेस, क्या इनकम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमारी क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। और कौन रिसीवर है, कौन गिवर है, बैंक रिसीवर है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। नोट कर ले इसको। सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट, हाँ, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह जो भी आपने खरीद रखे हैं। खुशहाल, समझ में आ गया? हाँ, अगली ट्रांजेक्शन बोल क्या है, डिबेंचर। डिबेंचर नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे डिविडेंड लिखा है। क्या लिखा है, ये डिविडेंड है। क्या है ये डिविडेंड है। आपने पढ़ा बिजनेस वगैरह में शेयर्स वगैरह के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ा है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर, मालिक बन जाएंगे, ओनर बन जाएंगे। तो कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट का एक हिस्सा, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट
किसको देगी? शेयर होल्डर्स को देगी। तो वो शेयर होल्डर्स के लिए क्या कहलाता है? कंपनी के लिए क्या कहलाएगा? डिविडेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। क्या कहलाता है? डिविडेंड। ये बात समझ में? कोई दिक्कत? मतलब सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में तो क्या कहलाता है? प्रॉफिट ही कहलाता है, क्योंकि हमने बिजनेस से कमाया, हम ही लेंगे उसको। बट कंपनी में प्रॉफिट्स क्या करती है? कंपनी थोड़ा थोड़ा बांटती है, पूरा नहीं बांटती है। जितना कमाया उसमें से बहुत कुछ अपने पास रख लेती है, थोड़ा बहुत ही देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा डिविडेंड दे दे, कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा बिजनेस में रोक ले, उन पे डिविडेंड देना जरूरी। हाँ, शेयर्स दो तरह के होते हैं। शेयर्स दो तरह के होते हैं, अगर आपने सुना हो तो। एक प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। पढ़े हैं आपने? बिजनेस में पढ़ा है क्या? हाँ या ना, ये बताओ तुम तो। हाँ, अगर इक्विटी शेयर है तो उनपे फिक्स डिविडेंड नहीं होता, उनपे देना डिविडेंड देना कंपलसरी भी नहीं होता। बट प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो उन पर फिक्स डिविडेंड होता है, और डिविडेंड देना क्या होता है? एक साल ही दोगे तो अगले साल देना पड़ेगा। इक्विटी में तो ऐसा होता है ना, हमने उसकी कितने परसेंट जो शेयर है वो खरीद रखे होते हैं, हमें उतना परसेंट अपन मालिक बन जाते हैं। तो अगर इक्विटी शेयर में उतना परसेंट नहीं मिला, हाँ, इक्विटी शेयर में उतना परसेंट नहीं मिला, हमने रजिस्ट्री हम किया तो हम क्लेम भी तो कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता है। आज सुनना, मान लो मेरे पास किसी कंपनी के 10% शेयर है, तो कंपनी जब प्रॉफिट बांटेगी तो उसका 10% हिस्सा मुझे मिलेगा, नहीं बांटेगी तो नहीं मिलेगा। नहीं कर, ये बात समझ में? कंपनी के लिए डिविडेंड देना कंपलसरी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं। बात समझ में आई नहीं है? तो हमें कोई भी देगा डिविडेंड तो हम तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, तो आपको 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 क्या करना चाहिए? वो जो खरीदे ना जब उस समय, जो गाइडलाइंस होती है उनको पढ़कर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें लिखा रहता है। ये बात समझ में? ठीक है, वो बाहर भेज देता मैं, समझ में आ गई बात? तो उसको पढ़ के इन्वेस्ट, ठीक, उसमें लिखा रहता है ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा। तो कंपनी को अपनी रेपुटेशन बनाकर रखनी है, कंपनी को अपना नाम बनाकर रखना है, शेयर होल्डर्स के इन्वेस्ट, मतलब ये एक तरीके से भरोसे को बनाए रखना हमेशा। तो कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड देगी, और डिविडेंड की रेट भी बढ़ा के देगी, बट देना कंपलसरी नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऐसा हम बोल रहे हैं। चलो आगे देखें। हाँ, ये कौन से नंबर का ट्रांजेक्शन होगा था? 10th। 11th, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर and deposited into bank on same day। आपने चेक रिसीव्ड किया है और आपने बैंक में सेम डे जमा करा दिया है, सेम डे जमा करा दिया। अब मैं आपको चेक रिसीव्ड होने का प्रोसीजर समझाता हूं, एक बार देख लीजिएगा। राइट, ये जैसे मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या करा? ये गुड सेल किया, आया ना? अब मिस्टर वाई क्या करेंगे? मिस्टर एक्स को क्या देंगे? चेक देंगे। और ये मिस्टर वाई का बैंक के, मान लो आईसीआईसी बैंक है, ये मिस्टर एक्स का बैंक है। मिस्टर एक्स का बैंक नहीं, मतलब मिस्टर वाई का इसमें बैंक अकाउंट है। मिस्टर वाई का इसमें क्या है? ये अकाउंट है, आया ना? अब मिस्टर एक्स को चेक मिल गया। अब मिस्टर एक्स क्या करेगा? इसको अपने बैंक में जाकर क्या करेगा? डिपॉजिट कराएगा। क्या करेगा? मान लो मिस्टर एक्स का बैंक है एसबीआई, मतलब मिस्टर एक्स का बैंक अकाउंट एसबीआई में। तो जैसे हम क्या करते हैं? कैश जमा करते हैं, कैश डिपॉजिट स्लिप होती है, डिपॉजिट स्लिप, जमा पर्ची। राइट, उस डिपॉजिट स्लिप से क्या जमा करते हैं? कैश। तो उसी स्लिप से चेक भी जमा कराया जाता है, बस उसमें कैश की जगह चेक की डिटेल चल जाती है। तो हमने डिपॉजिट स्लिप से ये चेक कहाँ जमा करा दिया? चेक मिला तो कहाँ जमा करा दिया हमने?
अब एसबीआई क्या करेगा, इसको आगे क्लियरिंग हाउस भेजेगा। क्या भेजेगा? क्लियरिंग हाउस। हाँ या ना? कहाँ भेजेगा? क्लियरिंग हाउस भेजेगा। राइट, बात समझ में आई है? क्लियरिंग हाउस क्या होता है? हर शहर में एक बैंक को क्लियरिंग हाउस बना दिया जाता है। जैसे हमारे कोटा में जो एसबीआई की जो ब्रांच है एरोड्राम पर, वो क्लियरिंग हाउस का काम करती है। वहां पर दिन भर में जितने भी बैंक्स में चेक इधर से उधर जाते हैं वो सारे वहां आते थे। पहले तो फिजिकल फॉर्म में आते थे। किस में आते थे? फिजिकल फॉर्म में आते थे। अब ये सारे के सारे स्कैन करके बैंक मेल करता है। क्या करता है? मतलब जैसे यहाँ पे क्लियरिंग हाउस में इसने चेक जमा कराया, फिर इस बैंक का बंदा यहाँ जाएगा, यहाँ से वो चेक उठाकर ले आएगा। हाँ या ना? यहाँ से वो चेक उठा के ले आएगा। यहाँ देखा जाएगा कि ये चेक किसको दिया था? वाई को। वाई ने चेक इशू किया है, वाई के अकाउंट में पैसा है या प्रॉपर साइन किए या प्रॉपर डेट डाली है या प्रॉपर अमाउंट लिखा गया है या, और फिर इस चेक को क्लियर कर दिया जाएगा, वाई के अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा और ये चेक क्लियर करके वापस क्लियरिंग हाउस रख दिया जाएगा। फिर एसबीआई का बंदा आएगा, वो जो चेक रख के गया था एक दिन पहले 2 दिन पहले, वो चेक वहां से उठाकर वापस ले जाएगा। फिर वो देखेगा कि यार ये चेक क्लियर हो गया, तो वो एक्स के अकाउंट में पैसा क्या कर देंगे। ये सारा काम पहले क्या होता था? ऑनलाइन नहीं होता था, सारा काम क्या होता था? ऑफलाइन। फिजिकल फॉर्म में चेक्स क्या किए जाते थे? ट्रांसफर किए जाते थे। और चेक अगर बाहर की सिटी का है तो जहां लोकल इस चेक की क्लियरिंग में 3 से 4 दिन लग जाते थे, बाहर की चेक होता है तो 6 दिन 7 दिन 8 दिन भी लग जाते। जैसे मान लो मुझे किसी ने इंदौर से चेक दे दिया, मैं तो यहाँ लोकल जमा कराऊंगा ना मेरे बैंक में, फिर वो क्या करेंगे? इंदौर भेजेंगे उसको। तो इस तरीके से क्या होगा? एक पूरा प्रोसेस होता है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, वो पोस्ट के थ्रू जाता था, कोरियर के थ्रू, डेली कोरियर जाती थी। आउट ऑफ इंडिया से बैंक तो गए। नहीं, ऐसा समझ, सुनो मेरी बात समझ नहीं आई। लेकिन अभी प्रेजेंटली सिस्टम क्या हो रहा है? ये चेक जैसे ही हमने दिया, ये एसबीआई क्या करेगा? इसको स्कैन करेगा। क्या करेगा? स्कैन करेगा। चेक को तो पहले वहीं आजकल चेक कर लेते हैं, असली रख लिए, वहीं स्कैन करेगा, कोई डुप्लीकेट चेक तो नहीं है। वहीं चेक स्कैन करेगा, मेल में अटैच करेगा और चेक क्या कर देगा? क्लियरिंग हाउस भेज देगा। फिर क्लियरिंग हाउस उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। इसको सब कुछ पता होना चाहिए, कहाँ से चेक आ रहे हैं, कहाँ से चेक, कहाँ चेक जा रहे हैं, इसको पता रहना चाहिए। नहीं, बात समझ में? हाँ है ना? तो वो आगे मेल उसको ट्रांसफर कर देता है आगे, फिर वहां से क्लियर होके वापस आ जाता है। लेकिन अभी भी लग जाते हैं 2 या 3 दिन, क्योंकि देखो आज मैं चेक जमा कराऊंगा तो वो तो फिजिकल फॉर्म में जमा कराऊंगा, वो स्कैन करके भेजेंगे तो वो आदमी तो भेज रहा है, अपना मशीन से तो नहीं जा रहा है। आदमी स्कैन करेगा तब तक स्कैन नहीं करेगा, मेल नहीं करेगा तब तक वो आगे प्रोसेस, पर वो बीच में जो कोरियर का काम होता था ना, वो खत्म हो जाता है। और टाइम तो लगेगा, आज स्कैन करके यहाँ भेज दिया, फिर ये फॉरवर्ड करेंगे आगे, इसको फिर वेरीफाई करेंगे, फिर ये देंगे। तो काम तो कंप्यूटर पे आदमी कर रहा है ना, तो जब वो करेगा तभी तो काम होगा। तो अभी भी 2 से 3 दिन लगी जाते हैं। और मान लो बीच में छुट्टी आ जाती है, हॉलीडेज आ जाते हैं, तो काम नहीं होता, अटक जाता है। ये बात समझ में? तो अभी भी 2 से 3 दिन लग ही जाते हैं। तो हमने क्या बोला? हमने चेक रिसीव्ड किया है कस्टमर से और सीधे बैंक में क्या कर दिया है। तो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? हमने कहा कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। क्या एक्सपेंसेस, क्या इनकम, कुछ भी नहीं है। हु इज द रिसीवर? बैंक रिसीवर है। और कौन गिवर है? कस्टमर गिवर है। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। हाँ या ना? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। चलो आगे देखें। अब हमने चेक रिसीव्ड किया, अभी 12th के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ट्रांजेक्शन समझना है ना। सिर्फ देर का चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, चेक रिसीव्ड फ्रॉम, आपने कस्टमर से चेक रिसीव्ड किया है, रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर सम डेज। देखो यहाँ सम है, यहाँ सेम था, कहां गया ये रहा।
ये बात समझ में? कुछ दिनों बाद जमा कराया है और सेम डे जमा कराया है, तो ये जब डेट अलग अलग होगी तो ट्रांजेक्शन भी अलग अलग हो जाएगी। और ये हो सकता है कि रिसीव्ड चेक एंडोज्ड या ट्रांसफर्ड टू अ सप्लायर, हमने एक सप्लायर को ट्रांसफर कर दिया, एंडोज कर दिया। अब देखो चेक रिसीव्ड कराया है क्या हमने बैंक में जमा कराया है क्या अभी? अब बोलो क्या आ रहा है क्या जा रहा है? चेक आ रहा है। अब चेक आ रहा है और ये चेक खुद का नहीं है हमारा, ये तो चेक कस्टमर का है, उसने हमें दिया है, आया ना? तो जब भी चेक रिसीव्ड करें और बैंक में जमा नहीं कराएंगे तब तक चेक हमारे हाथों में रहेगा, हमारे पास में रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? आया ना? तो हम क्या करेंगे, वहां कौन सा अकाउंट खोलेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट, अब इसकी नेचर क्या होगी? रियल होगी। चेक आ रहा है, आया ना? आपने जो बात ना करा जैसे मान लो रिसीट कैश फ्रॉम रिसीट फ्रॉम कस्टमर, तो उसके आगे लिखा हुआ नहीं कि आज जमा कराया कल जमा कराया, तो हम तो यही सोचते ना कि हमने इस चैप्टर आगे अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो इस चैप्टर में ये मानेंगे कि हमने चेक बैंक में जमा करा दिया है। आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, 3 तारीख को चेक मिला है, अब आगे कहीं नहीं दे रखा उस चेक के बारे में कुछ भी, तभी मानेंगे कि बैंक में जमा। लेकिन 10 तारीख का दे रखा है कि बैंक में 10 तारीख को जमा करा, तो फिर 10 तारीख को जमा कराऊंगी। इस चैप्टर के लिए एजम्पशन है बस वो, ये बात समझ में आया ना? कि जब भी चेक रिसीव्ड करेंगे, राइट, और आपको ये कुछ नहीं कह रखा है कि बैंक में जमा कराया है या, तो हम ये मान लेंगे कि बैंक में जमा करा दिया है, या आगे कहीं पता नहीं चल रहा। वो कैश बुक के लिए मेरी एजम्पशन थी, उसके अकॉर्डिंग किताब के सॉल्यूशन हो रहे हैं बेटा, समझना की बात आया ना? तो इस चैप्टर के लिए, लेकिन अभी तो मैंने ये जो लिखा है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये चेक रिसीव्ड किया है, ये चेक रिसीव्ड कुछ दिनों बाद बैंक में जमा करा रहा हूँ, तो हम तो अभी इसको सीख लें, आया ना? तो जब भी चेक रिसीव्ड करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? चेक इन हैंड बोलेंगे बेटा, आया ना? नहीं बात समझ में? मनन, यस सर। मनन मालो, यस सर, आ गई। समझ में आ गया बेटा? तो चेक आ रहा हाँ सर। है, हाँ, और क्या एक्सपेंसेस क्या इनकम कुछ भी नहीं है, who's the receiver who's the giver? कस्टमर गिवर कहलाएगा, हाँ या ना? कस्टमर पर्सनल अकाउंट, ये बात समझ में? इसमें कोई डाउट? अब ये चेक आपने क्या करा है, कुछ दिनों बाद बैंक में जमा कराया है, तो आते समय इसका नाम क्या रखा था? जाते समय इसको चेक इन हैंड ही बोलेंगे ना, जिस ऑब्जेक्ट का जो नाम रख दिया है वही तो बोलेंगे। इसको मैंने बोला मार्कर, मार्कर ही कहलाएगा ये। आपने यहाँ जब अकाउंट खोला था तो यहाँ सोच समझ के खोलना था इसका नाम क्या रखना था, और आते समय और जाते समय नाम बदल देंगे तो अलग अलग अकाउंट हो जाएंगे। ये लिख रखा है मैंने, देखिए देख कौन सी नेचर है। चेक इन हैंड है एक अलग ही, न कैश है न चेक है, मतलब ये चेक इन हैंड हाथों में पड़ा हुआ जो कैश है, मतलब ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट ही है, लाइक जैसे गुड्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कैश हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, वैसे चेक इन हैंड है, हाथों में चेक पड़ा हुआ है नजर आ रहा है ना हमें, तो वो रियल नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? यही बात समझ में? आपने अलग अकाउंट खोल दिया, इसको अलग ओहदा दे दिया तो अलग ही है, ये किसी के साथ नहीं है, मतलब आप इसको कैश नहीं बोलोगे, राइट, बैंक भी नहीं बोलेंगे, तो बीच में है, राइट, ना कैश है ना बैंक है, चेक इन हैंड है। और पहले तो हुआ करता था, लेकिन चेक इन हैंड अभी हम 3-4 साल पहले से यूज कर रहे हैं वर्ड। पहले तो हम क्या करते थे कि जब भी चेक रिसीव करेंगे जब तक बैंक में नहीं जमा करा तब तक कैश मान लिया जाता है वो। हाँ, जब आज मान लो मैं शाम को जब कैश बॉक्स में गिन रहा हूँ पैसे घर पे जाते समय, मैंने कहा ना डेली रिकनसाइल होता है, तो मैंने कैश बॉक्स में कैश गिने 15,000 रुपए और एक चेक पड़ा था 5,000 का, तो कितना कैश मानूंगा मेरे पास में? तो कैश ही तो है, हाँ, बट अभी कैश में कन्वर्ट
हाँ, तो इसीलिए फिर उसको क्या करा, इसलिए उसको क्या बोलने लग गया, चेक इन एंड बोलने लग गया। यही बात समझ में, जिसके डाउट हो चेक इन एंड बोल लो, मतलब बुक में चेक इन एंड ही यूज होता है। तो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, चेक जा रहा है एंड कौन रिसीवर है, बैंक रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड। और ये चेक अगर मैं किसी सप्लायर को एंडोर्स कर दूं, क्या कर दूं, ट्रांसफर कर दूं। जैसे मान लो मैंने आज एक्स से लिया और वाई को दे दिया, तो वाई रिसीवर है और चेक जा रहा है। क्या रहा है, क्या जा रहा है, चेक जा रहा है और कौन रिसीवर है, एंडोर्स, एंडोर्सी बोलेंगे। या आप सप्लायर अकाउंट खोलेंगे, तो मैं भी एंडोर्सी वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, सप्लायर्स अकाउंट या सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट या, है ना, टू चेक इन हैंड अकाउंट। यही बात समझ में। जैसे आज मैंने क्या करा, एक्स से चेक लिया और वाई को दे दिया, तो मैंने एक एंट्री करी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब वाई आता बोलता पैसे, मैंने कहा पैसे तो नहीं है, मैंने कहा चेक पड़ा हुआ, ये किससे मिला है, एक्स से, ये ले जा, तो हमने उसको दे दिया। तो एंट्री क्या होगी, वाई डेबिट टू चेक इन हैंड। अब आपके दिमाग में बस इतनी सी बात आनी चाहिए कि सर ऐसे चेक ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, ये आपका कंफ्यूजन होना चाहिए। हाँ बोल दक्ष, क्या कंफ्यूजन है, हमने हमारा चेक उसको दे दिया, हमारा नहीं था वो, हमको हमारे कस्टमर ने दिया था। उसमें हमारा तो होगा ना नाम, हमारा नाम। हाँ, अब ये दो तरीके से चेक लेके जाते हैं, एक चेक ट्रांसफर किया जा सकता है और एक चेक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो जो किया जा सकता है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, जो नहीं किया जा सकता उसको ट्रांसफर नहीं करते। अब वो देखते हैं अभी दो तरह के चेक कौन से होते, समझे। हम उस चेक को ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारा नाम नहीं लिखा, नाम लिखने के बावजूद भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वो सिखाएंगे, हम आपको बता देंगे, है ना। एक्चुअली दो तरह के चेक होते हैं, एक विंडो पे ही चेक होता है और एक अकाउंट पे ही चेक होता है, क्रॉस चेक। जब तक आपने उस पे ये दो स्लैंटिंग लाइन नहीं खींची है, लेफ्ट हैंड साइड के अपर साइड कॉर्नर पे ये दो लाइनें नहीं खींची है, तब तक उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात समझ में, ये दो लाइन खींचते ही आप उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये कहलाते हैं क्रोध चेक। क्या कहलाते हैं, क्रॉस चेक कहलाते हैं। इनको बोलते हैं अकाउंट पे ही चेक। क्या बोलते हैं, अकाउंट पे ही चेक। और जैसे दो लाइन नहीं खींचेंगी तो वो कहलाएंगे विंडो पे ही चेक, विंडो पे ही चेक, राइट, हाँ या ना। सेल्फ चेक क्या कहलाता है, सेल्फ चेक, तो उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। उसका पेमेंट विंडो पे ही होगा, बैंक की खिड़की पे ही होगा, आप उसको अकाउंट में लगा भी नहीं सकते, ठीक है, आया ना। तो हम जो चेक ट्रांसफर कर सकते हैं उनकी बात कर, खाली से नहीं, वो चेक ही होता है, खाली से नहीं होता, चेक लिख के, हाँ, तो वही वही क्या कहलाता है, विंडो पे ही चेक कहलाता है। उस पर दो स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ नहीं करता, उस पर सेल्फ लिख देते, क्या लिख देते हैं, अब सेल्फ ही नहीं। जैसे मैंने क्या करा, मैंने चेक किसको दिया, दक्ष को दिया, दक्ष को दिया। अब दक्ष क्या करता है, मैंने उसको लिख के दिया दक्ष, बट इसमें क्रॉस लाइन, दक्ष क्या करेगा, चेक के पीछे लिख के ट्रांसफर टू पंकज, पंकज को दे देगा, पंकज उसको लेकर ट्रांसफर टू चिराग, चिराग को दे देगा। अब चिराग जाकर अपने, मतलब जिस चेक का बैंक, मतलब जिस बैंक अकाउंट का चेक है वहां जाकर निकाल के लेके आ सकता है, हाँ, वो ट्रांसफर किया जा सकता है। बट ऐसी प्रैक्टिस जनरली प्रैक्टिकली नहीं की जाती है, क्योंकि ये बहुत क्या होती है, रिस्की होती है चीज। सेल्फ का चेक, बैंक क्या कहता है कि अगर आपको पैसा चाहिए तो ही क्या करो, लिखो, अदरवाइज किसी को मत दो। बाकी दे सकते हैं जरूरत पड़ने में, मान लो आज मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकता बैंक में, बैंक से पैसा नहीं निकालने, तो मैं क्या करूंगा, किसी को भी भेजूंगा ना, मेरे एम्प्लॉय को या रिलेटिव्स को या ब्रदर सिस्टर को भेजूंगा, भैया पैसा निकाल के लिया। तो वहां पर फिर सेल्फ का चेक लिखेंगे, और मान लो वो भी नहीं जा पाए तो वो किसी और को ट्रांसफर करके भैया निकाल के लिया। बैंक पूछता है आपसे, नाम पता बता दो, क्या दिक्कत। चलो, अब इसमें बस मेरे दो ही एंट्री बची है डिसऑनर की,
तो वो एंट्रीज मैं कल एक्सप्लेन करके आपको आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए ना, किसी को नहीं है ना? चलिए, थैंक यू। चलिए, अब तुम्हारा डाउट बता देते हैं। पहले आप एक काम करो, वो अटेंडेंस का है। थैंक यू सर। ओके डॉक्टर।